Hello students, welcome to one more lecture of chapter 11 exercise 11.3। exercise 11.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं, 2 लेक्चर्स में उसके ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज के लेक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो होगा कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस। यानी कि 2 लाइंस अगर एक ही प्लेन में हैं, 2 लाइंस अगर एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं। सपोज कर लीजिए एक लाइन है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी लाइन है r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। जहाँ आपको क्लियरली पता, देखो ये प्लेन है, मान लो एक ही प्लेन में ये 2 लाइंस हैं, तो ये जो a1 प्लस लैम्डा b1 है इसका क्या मतलब है, a1 किसी पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर है जिससे हमारी लाइन फर्स्ट लाइन L1 अगर मैं इसको नाम दे दूं तो पास कर रही है और इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो B1 के पैरेलल है। क्लियर। R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, इस लाइन को अगर मैं L2 नाम देती हूँ तो ये लाइन L2 किसी पॉइंट B से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है और ये लाइन जिस डायरेक्शन में है वो वेक्टर हमारा B2 है। ये सब हम कर चुके हैं। अब अगर ये दोनों कोप्लेनर हैं यानी दोनों एक ही प्लेन में है तो क्या होगा, A पॉइंट इस लाइन पर है, B पॉइंट इस लाइन पर है, A और B को मिलाने से जो वेक्टर AB बनेगा वो एक्चुअल में क्या होगा, वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। भाई B का पोजीशन वेक्टर क्या है A2, A का पोजीशन वेक्टर क्या है A1, तो ये वेक्टर AB हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब क्रॉस प्रोडक्ट वाली एक बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पर आ जाती है कि ये देखो इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो B1 है, इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो B2 है। अब एक बहुत छोटी सी बात जो बार बार मैं सभी लेक्चर्स में यूज कर रही हूँ कि B1 क्रॉस B2 कौन सा वेक्टर होगा, B1 क्रॉस B2 एक ऐसा वेक्टर होगा जो B1 के भी परपेंडिकुलर होगा और B2 के भी, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। अब जब वो B1 के भी परपेंडिकुलर और B2 के भी, और मैं कह रही हूँ कि ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन पर हैं, जब ये लाइंस एक ही प्लेन पर है तो इनके इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन भी इसी प्लेन पर होगी, AB भी इसी प्लेन पर होगा। तो ये जो B1 क्रॉस B2 इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर है तो वो AB के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। गॉट इट, समझ आ रही है बात। भाई ये दोनों अगर कोप्लेनर हैं तो इनके सारे के सारे पॉइंट्स इसी प्लेन में होंगे और उनको ज्वाइन करने वाली लाइंस भी इसी प्लेन में लाई करेंगी, तो AB भी इसी प्लेन में लाई करेगा। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर जो L1 के भी परपेंडिकुलर है L2 के भी, वो AB के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये AB वेक्टर है, ये B1 क्रॉस B2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है, जब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो 0 आ जाती है। तो ये डॉट प्रोडक्ट उनकी क्या आ जाएगी, 0। ये वो कंडीशन होगी जो शो करेगी कि 2 लाइंस आर कोप्लेनर। लॉजिक समझना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शो करो कि भाई 2 लाइंस कोप्लेनर हैं, तो दोनों लाइंस में से आपने A1 A2 निकालना है, B1 B2 निकालना है। A2 माइनस A1 इंटू डॉट B1 क्रॉस B2 अगर 0 आ जाता है इट मीन्स लाइंस आर कोप्लेनर। अब एक बात और सुन लो, इसी को कार्टीजियन में बदलना है। वेक्टर A1 जो पॉइंट है ये A, ये बन गया x1i y1j z1k और वेक्टर A2 बन गया x2i y2j z2k और जो वेक्टर B1 है डायरेक्शन वेक्टर A1i B1j, डायरेक्शन रेशो होते हैं ना, ये डायरेक्शन वेक्टर के लिए डायरेक्शन रेशो लेके चलते हैं, और वेक्टर B2 हो गया A2i B2j C2k। ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किससे रिप्रेजेंट होती है, डिटर्मिनेंट से, तो इसका डिटर्मिनेंट बना दो और ये अपना कार्टीजियन फॉर्म आ जाएगी। A2 माइनस A1 इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1।
अब आपने लिख देने हैं B1 के कंपोनेंट्स, तो ये हो जाएंगे A1 B1 C1। अब आपने लिख देने हैं B2 के कंपोनेंट्स, A2 B2 C2 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है देन वी विल से दैट दीज टू गिवन लाइंस आर कोप्लेनर। और अगर वेक्टर फॉर्म में है तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वी विल से दैट लाइंस आर कोप्लेनर। इसी कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। कोप्लेनरिटी को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 21 है। शो दैट द गिवन लाइंस आर कोप्लेनर। ये लाइंस की इक्वेशन आपको दे रखी हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब कार्टेशियन फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखी है तो ये तो आपके पॉइंट्स हो जाते हैं जिनसे लाइन पास करती है। ध्यान देंगे -3 1 एंड -5 तो पॉइंट है और डायरेक्शन रेशो क्या है -3 1 एंड 5। बहुत ध्यान से -1 2 और 5, -1 2 और 5 से लाइन पास कर रही है और -1 2 और 5 ही डायरेक्शन रेशियो है। ये यहाँ पर भी -5 नहीं +5 ही आएगा। जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वही हमारे डायरेक्शन रेशियो आ रहे हैं। तो अब आप देखो कि जिस पॉइंट से पहली लाइन पास कर रही है उसे हमने लिया था x1 y1 z1, दूसरी लाइन पास कर रही थी उसे लिया था x2 y2 z2। ये डायरेक्शन रेशियो थे A1 B1 C1, ये थे A2 B2 C2। तो मैंने क्या बताया था कि अगर दो लाइंस कोप्लेनर है तो हमें एक डिटर्मिनेंट चेक करना है और वो ये डिटर्मिनेंट है। अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये लाइंस कोप्लेनर हो जाएंगी, वरना ये लाइंस कोप्लेनर नहीं होंगी। तो x2 - x1, ध्यान देना -1 - +3 2 आ जाएगा, y2 - y1 1 आ जाएगा, 5 - 5 0 आ जाएगा। A1 B1 C1 -3 1 5, A2 B2 C2 -1 2 और 5। एक्सपेंड कर दो, R1 से एक्सपेंड कर दो तो 2 इंटू 5 -10, 5 -10, -1 इंटू -15 +5 और लास्ट में आ जाएगा 0। इसको सॉल्व करो, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -10 और ये -10 +1 +10 और ये 0 आ गया। ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इट मीन्स द गिवन लाइंस आर कोप्लेनर। तो बहुत सिंपल सा था। अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये प्लेन है और ये प्लेन है, तो ये तो प्लेन के बीच तो एंगल हमने कभी सीखा नहीं है। एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन टू लाइंस। और यहाँ कैसे हम एंगल मेजर करें, तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमें एक रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा। क्या रिजल्ट है वो कि जो एंगल दो लाइंस के बीच होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी होता है। मान लो ये L2 है, इसका परपेंडिकुलर हो सकता है ये लाइन हो M2, और भाई ये L1 है, L1 पे कोई परपेंडिकुलर आ रहा है, मान लो ये आ रहा है M2, तो उनके बीच का जो एक्यूट एंगल है ये भी हमेशा कितना होगा, थीटा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है। अब हम बात कर रहे हैं प्लेन्स की। मैं बता चुकी हूँ कि प्लेन के बीच का एंगल तो हमने स्टडी नहीं किया। हाउ टू मेजर, वी कैन मेजर द एंगल्स ओनली बिटवीन टू लाइंस। तो इस पर जो नॉर्मल है और इस पर जो नॉर्मल है, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल इन दोनों प्लेन्स के बीच बनेगा। तो जो लॉजिक आपने यहाँ यूज़ करना है कि प्लेन्स पर एंगल निकालने के लिए हमें इनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। ये हमारा पहला प्लेन है r.n1 इज इक्वल टू d1, जिस पर n1 वेक्टर नॉर्मल और d1 इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है। दूसरा प्लेन है r.n2 इज इक्वल टू d2, d2 ओरिजिन से डिस्टेंस है और n2 इस पर नॉर्मल वेक्टर है। तो जो एंगल n1 और n2 के बीच होगा वही एंगल प्लेन्स के बीच होगा। तो मान लिया वो एंगल क्या है, थीटा। तो cos थीटा बिल्कुल सिंपल, वेक्टर का फॉर्मूला n1.n2 बाय मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2 का भी मॉडुलस, क्योंकि हम एक्यूट एंगल लेकर चलते हैं। और इसी को कार्टेशियन में बदलना हो तो n1 वेक्टर हो गया मान लो a1i b1j और c1 के, n2 वेक्टर हो जाता है a2i
B2J C2 के। तो यहाँ इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो कि क्या बन जाएगी, देख लो, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 डिवाइडेड बाय N1 का मॉडुलस। तो ये हो जाएगा A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर का अंडर रूट, और ये हो जाएगा A2 स्क्वेयर B2 स्क्वेयर C2 स्क्वेयर का अंडर रूट। कहने का मतलब क्या है, जो इसका मेथड है क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपने प्लेन की इक्वेशन देखनी है, उसमें से नॉर्मल वेक्टर छांटना है, पहले प्लेन में से उसको n1 नाम दे देना है, दूसरे प्लेन की इक्वेशन में से फिर नॉर्मल वेक्टर आपने छांटना है, उसको n2 नाम दे देना है, एंड यूज़ दिस वन। जो हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते थे डॉट प्रोडक्ट यूज करके, वही चीज़ यहाँ आ जाएगी, a डॉट b बाय मॉड a मॉड b, तो n1 डॉट n2 बाय मॉड n1 मॉड n2, और इसकी ये कार्टेशियन फॉर्म। अब यहाँ एक बात और आ जाती है, हमने देखा था जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो और दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, 90, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। 0 होता है तो n1 डॉट n2 0 हो जाता है। तो n1 डॉट n2 अगर 0 आ रहा है तो प्लेन्स भी परपेंडिकुलर है, प्लेन्स भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर इनकी रेशियो इक्वल आ रही है a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2, तो प्लेन्स हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। मैं यहाँ इस बात को इधर राइट कर देती हूँ। पहली बात, इफ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो n1 डॉट n2 0 हो जाएगा, और उसको आप ऐसे भी ले सकते हो, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0। और अगर आपके प्लेन्स पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशो, प्लेन्स पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, या a1 बाय b1 इज इक्वल टू a2 बाय b2 इज इक्वल टू a3 बाय b3। तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। इस टॉपिक पर बड़े छोटे छोटे से दो एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 22, फाइंड एंगल बिटवीन दीज प्लेन्स यूजिंग वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड मीन्स प्लेन कार्टेशियन में दे रखा है, वेक्टर यूज करना है आपको। प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। जो a b c होते हैं, यानी जो x y z के कोफिशिएंट होते हैं, उनको पकड़ लो, वो क्या हैं, वो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है, नॉर्मल टू द प्लेन के। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो वेक्टर n1 है, स्मॉल n1 ले लो कैपिटल n1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर n1 यानी इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो 2 1 माइनस 2 है, तो वो वेक्टर बन जाएगा 2i प्लस j माइनस 2 के। और इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो 3 माइनस 6 माइनस 2 है, तो 3i माइनस 6j माइनस 2 के। हमने मान लिया लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू गिवन प्लेन्स, तो वी ऑल नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 बाय मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2 का मैग्नीट्यूड। सब वैल्यूज को पहले अलग अलग निकाल लो, फिर हम पुट कर लेंगे। n1 डॉट n2 डॉट प्रोडक्ट हमने बहुत बार कर ली है, 2 3 जा 6 प्लस 1 माइनस 6 और प्लस का 4, ये आ गया 4। और n1 का मैग्नीट्यूड देखो जरा, 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 प्लस 1 प्लस 4 9 का अंडर रूट 3। वेक्टर n2 का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 36 प्लस 4 49 आएगा, 7 आ जाएगा। इन सब वैल्यूज़ को आपने यहाँ पुट कर देना है। ये आ रहा है 4 बाय 3 इंटू 7, यानी कि cos थीटा 4 बाय 21, और यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी cos इनवर्स 4 बाय 21। और एक छोटा सा एग्जाम्पल और है इसी में, एग्जाम्पल नंबर आई विल फाइंड इन ए मिनट। भाई लेक्चर पसंद आए ना तो एक सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई बच्चों को समझ आ रहा है। चलो भाई, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स। अब यहाँ इसने कोई मेथड नहीं बताया है, तो मैं इसे आपको कार्टेशियन से करके दिखाऊंगी। पहला प्लेन है 3x माइनस 6y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। दूसरा प्लेन है 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 5।
फिर से वही बात आ जाती है, जब हम इन प्लेन्स को इससे कंपेयर करेंगे तो डायरेक्शन रेशोज A1 3 है, B1 -6 है और C1 2 है। ये मिक्स मत कर देना, ये लास्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ठीक है। और यहाँ से कंपेयर करो तो भाई A2 2 है, B2 2 है और C2 -2 है, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या था कॉस थीटा का, A1 B1। भाई आप अगर यहाँ पे भी अच्छे से समझ लेते हो तो मैं ही बार बार फॉर्मूला रिपीट कर देती हूँ, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर का अंडर रूट, A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर का अंडर रूट। पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। तो देखते हैं जल्दी से, कॉस थीटा भाई A1 B1 3 2 जा 6, B1 B2 -12 प्लस C1 C2 -4 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर का अंडर रूट, A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर अंडर रूट का मैग्नीट्यूड, जो कि यहाँ भी लगाना था, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो 12 और 4 16 में से 6 गए 10, माइनस का आएगा लेकिन मॉडुलस से बाहर आकर प्लस हो जाएगा। 49 7 4 और 4 8 और 4 12, 4 3 12। देखो ध्यान देना 12 है, 12 को मैं लिख सकती हूँ 4√3, 4√3 का अंडर रूट हो जाएगा 2√3, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा 5/7√3, ये हमारा आ रहा है। और इसने रैशनलाइज कर दिया है तो हम भी कर देते हैं, वैसे कर ही दिया करो रैशनलाइज तो ना। तो ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 5√3/7, ये 3 7 जा 21। तो ये वैल्यू आ जाएगी, कॉस को उधर ले जाना, इनवर्स में आ जाएगा। ये था एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ईजी है, पर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको समझ आए तो कि कैसे वो फॉर्मूला डेवलप हुआ। मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास प्लेन है, मैंने इसी तरह लिया है इस प्लेन को, थोड़ा सा टेढ़ा ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम ऐसे पैरेललोग्राम की शेप में इसको ले लेते हैं। और ये कोई पॉइंट P है जिससे मुझे इस प्लेन की ये डिस्टेंस मेज़र करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ले लेती हूँ कोई आपका इधर x एक्सिस, ये मैंने ले लिया y एक्सिस और ये मैंने ले लिया z एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा और इसको पीछे ले लेते हैं, थोड़ा सा और पीछे लेते हैं कि ये हमारा प्लेन, ठीक है, ये हमारा प्लेन है, ओरिजिनल प्लेन है, और ये वो पॉइंट है P पॉइंट है जिससे हमने इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी। तो हम P पॉइंट से पास करता हुआ एक और प्लेन ले लेते हैं जो हमारे इस प्लेन के पैरेलल है। बात को समझना, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। इस प्लेन का नाम π1 है, इस प्लेन का नाम π2 है, और π1 प्लेन की जो इक्वेशन है वो r.n = d हमने ले ली, ठीक है। अब इस इक्वेशन से आप समझो कि ये जो d है ये इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है भाई, समझ रहे हो। ये जो वैल्यू है, मान लो ये O है और ये टेढ़ा तो नहीं चला गया, ओरिजिन से इस प्लेन की जो डिस्टेंस है ये पूरी की पूरी यहाँ तक कितनी है, d है, ठीक है। और जो यूनिट वेक्टर n है वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। अब जब दो प्लेन पैरेलल हैं, ये दोनों हाथ मेरे पैरेलल है, या ये बोर्ड है और इस बोर्ड के पैरेलल मैंने हाथ रख दिया तो मेरा हाथ और बोर्ड पैरेलल हो गया। अब यहाँ से मैं जो परपेंडिकुलर डाल रही हूँ तो वो प्लेन इस हाथ पे भी परपेंडिकुलर होगा, और हाथ अगर बीच में से हट जाता है तो बोर्ड पे भी परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब क्या है टेक्निकली, कि दो पैरेलल प्लेन्स पर एक ही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब π2 प्लेन π1 के पैरेलल है और n वेक्टर π1 के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल वेक्टर है तो वो π2 के भी परपेंडिकुलर हो गया। P पॉइंट से ये प्लेन पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर हमने a ले लेना है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब ये प्लेन P पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर a है, और इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो n है। तो अभी हमने इसी एक्सरसाइज में
प्लेन की इक्वेशन निकालिए विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट ए एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी प्लेन पाई 2 की इक्वेशन। समझ आ गई बात। प्लेन पाई 2 हमने उसी पॉइंट से पास करता हुआ लिया है जिस पॉइंट से हमने इस प्लेन की ये डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर। भाई ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो इसके पैरेलल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो हमने इससे इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। P वो पॉइंट है जिससे हमें इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकालनी है, यानी हमने तो P क्या वो डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब इसको पकड़ो, अलग अलग कर लो। r डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0 और r डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। इस इक्वेशन को अगर हम किसी प्लेन की जनरल इक्वेशन r डॉट एन इज इक्वल टू डी से, अब d शब्द तो ऊपर आ चुका है तो मैं यहाँ कैपिटल D ले लेती हूँ, से अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो ये प्लेन पर नॉर्मल है और ये प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो a डॉट एन डैश है ये राइट साइड में आ रही है और जब मैं इसका और इसका कंपैरिजन करती हूँ तो ये उस पर्टिकुलर प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है और वो प्लेन कौन सा है, पाई 2 है। तो पाई 2 की ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो यही है ओ एन डैश। ठीक है, क्योंकि ये पूरा यूनिट वेक्टर n हम ले रहे हैं इसके अलोंग, क्योंकि ओरिजिन से पाई 1 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये हो जाएगी, तो ये ओ एन डैश आ जाएगी। ठीक है, ओ एन डैश हो गई ए डॉट एन डैश। ओ एन नाम मैंने दे दिया है यहाँ, वो पहले ही हमें दे रखा है डी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो एन एन डैश आ जाएगा और एन एन डैश और पी क्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो एन एन डैश क्या हो जाएगा, ओ एन माइनस ओ एन डैश, यानी कि डी माइनस ए डॉट एन, और इसका मैं लूंगी मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि प्लेन आगे पीछे हो सकते हैं, हम सोच रहे हैं कि ये आगे हैं लेकिन हो सकता है कि वो पॉइंट उस तरफ भी हमें दे रखा हो। पॉइंट जरूरी नहीं है इधर हो, पॉइंट इधर भी हो सकता है, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव भी आ सकती है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका लेंगे मैग्नीट्यूड। और ये एन एन डैश किसके इक्वल आ गई, पी क्यू के। और पी क्यू क्या है, पी क्यू इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द गिवन पॉइंट पी। पी क्यू इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन पाई 1 फ्रॉम द पॉइंट P। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट तरीका बिल्कुल आसान है। ये आपके प्लेन की इक्वेशन है r डॉट एन इज इक्वल टू डी, बहुत ध्यान से देखना। और हमारे पास पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, जिससे हमने प्लेन की डिस्टेंस मेजर करनी है। भाई ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन है r डॉट एन इज इक्वल टू डी, और ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है P, और ये डिस्टेंस हमने निकालनी है PM। बिल्कुल आसान। इस पोजीशन वेक्टर को प्लेन में पुट कर दो, a डॉट n और माइनस डी का आप मैग्नीट्यूड निकाल दो, प्लेन की पॉइंट से डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ की है, d माइनस ए डॉट एन कर लो या a डॉट एन माइनस डी कर लो, प्लेन की पॉइंट से डिस्टेंस आ जाएगी। अभी मैं इसको कार्टीजन में भी बताऊंगी। अभी मैं एक बात और आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये यूनिट वेक्टर हो, ज़रूरी नहीं है कि ये यूनिट वेक्टर हो। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, r डॉट एन इज इक्वल टू डी, उस केस में जो डिस्टेंस बनेगी प्लेन की, जिसको मैं पी क्यू नाम दे रही हूँ, वो क्या बनेगी, पॉइंट को इसमें पुट करो, a डॉट एन माइनस डी का मैग्नीट्यूड जरूर लेना है और बाय में वेक्टर n का मॉडुलस। क्यों, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे मॉडुलस से तो ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ आइडिया देने की कोशिश की है। प्रैक्टिकल अप्रोच इसकी बिल्कुल आसान है, आपने प्रैक्टिकल अप्रोच पर ही फोकस करना है। मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालनी है तो एक प्लेन लिया, उस पॉइंट से हमने दूसरा प्लेन लिया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों पर सेम यूनिट वेक्टर पर नॉर्मल होगा, तो उससे सेकंड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड प्लेन की इक्वेशन से ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है ये सेकंड प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगी। जबकि सेकंड प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस ये है, फर्स्ट
प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस हमें पता है, तो दोनों के बीच का गैप लोगे तो इसके किसी पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होगी, तो ये वही डिस्टेंस हो जाएगी जो P की क्यू से है। तो अगर ये सारी बातें आपको लगता है कि भाई नहीं भी क्लियर हो रही, तो आपने डायरेक्ट एक ही बात याद रखनी है कि अगर आपको कोई प्लेन दे रखा है r डॉट n इज इक्वल टू डी, जहाँ ये यूनिट वेक्टर है और a पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, तो आपने r की जगह a रख देना है माइनस डी का मैग्नीट्यूड। आप याद कर लो 11th क्लास में किसी पॉइंट की किसी लाइन से जब आप डिस्टेंस निकालते थे तो उस पॉइंट को उस लाइन में पुट कर देते थे और नीचे उनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का अंडर रूट आप करते थे। अगर दूसरी बात इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो आपके डिस्टेंस ये आ जाएगी। इसी रिजल्ट को हम कार्टेशियन में देखते हैं। अब कार्टेशियन में भी बिल्कुल आसान है। मान लो ये पॉइंट A है जिससे हमें डिस्टेंस निकालनी है, वो है x1i y1j z1 के, और जो n वेक्टर है यूनिट नहीं ले रहे तो a1i b1j c1 के, यहाँ पुट कर दो a डॉट n, यहाँ रख दो, यहाँ रखो बल्कि, क्योंकि ये नॉर्मल वो नहीं है, यूनिट वेक्टर नहीं है, तो यहाँ पुट करो तो a डॉट n माइनस डी, a डॉट n जब तुम करोगे ध्यान दो तो a1x प्लस b1y प्लस c1z, और साथ में आ गया माइनस डी का, थोड़ा अच्छे से करते हैं इसको, यहाँ से रब कर देती हूँ मैं, माइनस डी का मैग्नीट्यूड, और नीचे आ जाएगा a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर का अंडर रूट। ये प्लेन की डिस्टेंस हो जाएगी गिवन पॉइंट P से जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। और अगर प्लेन ही कार्टेशियन में दे रखा हो ax प्लस by प्लस cz और प्लस स्मॉल d इज इक्वल टू 0, या उधर करके भी d इज इक्वल टू 0, तो आपने क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 को यहाँ पुट करना है प्लस d का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर का अंडर रूट। ये एक्चुअल में जो इक्वेशन मिलती है वो आपको इस फॉर्म में मिलती है। तो आप जब इस पॉइंट को इसमें पुट करोगे तो ये बनेगा a1x नहीं a1x1 भाई, हाँ b1 y1 और c1 z1, हाँ ठीक है, c1 z1 माइनस डी, गड़बड़ हो गई ना। पॉइंट को इसमें पुट करना है, ये ए बी सी ले रही हूँ, यहाँ मैं a1 b1 c1 ले रही हूँ, तो यहाँ भी मैं ये ले लेती हूँ मान लो, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 माइनस डी, और भी नॉर्मल बिल्कुल सिंपल ले लो, बिल्कुल सिंपल ले लो। एक बार इस पूरे रिजल्ट का मैं कंक्लूजन आपको बता देती हूँ। ये आपका प्लेन है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी, और एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, जिससे आपने प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। तो जो प्लेन की डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल सिंपल, x y z की जगह ये पॉइंट पुट कर दो, ax1 by1 c z1 और d को इधर ले आओ का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर का अंडर रूट। एक एग्जांपल से समझते हैं इस रिजल्ट को। देखो एक बार, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, 24th एग्जांपल है ये। तो आपको पॉइंट P गिवन है 2 5 माइनस 3 और प्लेन गिवन है r डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 4। जो पॉइंट है P, उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम A लेंगे, 2i प्लस 5j माइनस 3k। ये हमारा वेक्टर n है 6i माइनस 3j प्लस 2k, और ये राइट साइड में d होता है। तो प्लेन की पॉइंट से जो डिस्टेंस है, मान लो उसका नाम अगर P क्यू है, तो वो क्या बताया था, a डॉट n माइनस डी का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। अब कर दो भाई a डॉट n, अब मैं डायरेक्ट करूंगी तो ये हो गया 12 माइनस 15 माइनस 6 और माइनस, देखो ये तो a डॉट n आया है यहाँ तक तो, और d की वैल्यू कितनी है 4, इसका मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय मॉड n। मॉड n कितना होगा 6, 36 प्लस 9 प्लस 4, 36 प्लस 9 प्लस 4 का अंडर रूट। 6 और 4 10, 15 और 10 25, 25 में से 12 गए 13, माइनस का 13 आएगा और नीचे 7 आएगा। 13 बाय 7 इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन।
3D का जो हमारा लास्ट टॉपिक है 11.3 का, वो है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड ए प्लेन। हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है r = a + λb और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है r डॉट n = d। मान लीजिए भाई ये तो प्लेन है हमारा, ठीक है। अब इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो तो हमारा वेक्टर n है और ये हमारी लाइन है जिसकी हमारी इक्वेशन है r = a + λb। तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो हमारा b हो जाएगा। अब हम इन दोनों के बीच का एंगल तो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन हमें लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। इट मीन्स प्लेन की किसी भी लाइन के साथ इसका एंगल हमने फाइंड करना है। मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर n है। तो हमें पता है कि हम डॉट प्रोडक्ट से cos थीटा फाइंड कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा b डॉट n बाय मॉडुलस ऑफ b इंटू मॉडुलस ऑफ n। लेकिन हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, हमें एक गिवन लाइन और एक गिवन प्लेन के बीच की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। अब ये जो नॉर्मल है ये तो प्लेन की हर लाइन पे नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर हम इस b का एंगल प्लेन की किसी भी लाइन के साथ निकालेंगे तो हमारा b का प्लेन के साथ एंगल आ जाएगा और वो एंगल एक्चुअल में भैया ये है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये नहीं है एंगल, तो लाइन और प्लेन के बीच में ये है जिसको मैं फाई नाम दे दूं। तो ये जो फाई एंगल है ये असल में भाई ये पूरा कितना है, 90 है। ये कितना है, थीटा। तो ये कितना बच गया, 90 माइनस थीटा। तो मुझे तो ना 90 माइनस थीटा चाहिए, थीटा नहीं चाहिए मुझे, तो 90 माइनस थीटा चाहिए क्योंकि मुझे फाई चाहिए। अब इसको मैं अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिख दूँ तो गलत नहीं होगा, नहीं होगा। b डॉट n बाय मॉड b मॉड n हो गया। 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, फाई है, तो साइन फाई आ जाएगा b डॉट n बाय मॉड b मॉड n का मैग्नीट्यूड। मतलब कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक लाइन दे रखी है, एक प्लेन दे रखा है और दोनों के बीच में जो एंगल है उसकी साइन वैल्यू हमें मिलेगी, उसकी साइन वैल्यू हमें मिलेगी, कॉस वैल्यू नहीं मिलेगी। चाहे उस एंगल का नाम फाई हो, चाहे थीटा हो, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो। लाइन की इक्वेशन से तुमने उसका डायरेक्शन वेक्टर देखना है जो कि b है। प्लेन की इक्वेशन से तुमने नॉर्मल वेक्टर देखना है जो कि n है। दोनों के बीच में एंगल को कुछ भी मान लो, वो साइन फाई वैल्यू b डॉट n बाय मॉड b मॉड n का मैग्नीट्यूड आ जाएगी। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल नंबर 25। ये कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, लाइन है x + 1/2 y/ 3 z - 3/6 एंड द प्लेन इज, ध्यान देंगे भाई, 10x + 2y - 11z = 3। हमने मान लिया थीटा ही है दोनों के बीच का एंगल, कंफ्यूज मत होना। थीटा ले लो, फाई ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, लेकिन उसकी साइन वैल्यू निकलेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो जब हम इस लाइन को देखते हैं तो ये लाइन -1, 0 और 3 से पास कर रही है और इसका डायरेक्शन वेक्टर 2i, 3j और 6k है। तो वेक्टर b हो जाएगा 2i + 3j + 6k और इस प्लेन से जो वेक्टर n निकलेगा वो निकलेगा भाई 10i + 2j - 11k। और थीटा के लिए साइन थीटा, देखो बुक वाले ने फाई ले रखा है, फाई से आप बंध नहीं गए, आपने सिर्फ एक लाइन यहाँ लिखनी है कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन नंबर 1 एंड प्लेन नंबर 2। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, b डॉट n बाय मॉड b मॉड n और सारे का मॉड, b डॉट n कर दो 10 2 जा 20 + 6 - 66 का मॉड, b का मॉड कर दो 4 + 9 + 36 और भैया ये हो जाएगा 100 + 4 + 121। 66 में से 6 गए 60 और 60 में से 20 गए तो हमारा 40 आ जाएगा, माइनस का जो कि प्लस हो जाएगा। ये 49 का 7 बन जाएगा
और ये 125 225 का 15 बन जाएगा, 5 3 जा 5 8 जा 8/21। ध्यान देना ये आया साइन थीटा इज इक्वल टू 8/21, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 8/21 विच इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड द प्लेन। तो ये थी 11.3 की कंप्लीट इंट्रोडक्शन। ऑल एग्जाम्पल्स फॉर एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम एंड राइट योर डाउट्स देयर। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करो और लेक्चर बेनिफिशियल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक करें। एक्सरसाइज अगले लेक्चर में कराती हूँ। थैंक यू।